क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कागज पर लिखा सिर्फ एक कानून एक ऐसी चिंगारी बन जाए जो पूरे देश की किस्मत ही बदल दे? आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही काले कानून की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे उससे एक ऐसी त्रासदी जन्मी जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। तो सवाल यही है कि आखिर एक कानून ने एक हत्याकांड को जन्म कैसे दिया? कैसे एक आप कह सकते हैं दमन करने वाले कानून ने भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की नींव रख दी? ये कहानी है दमन की, उसके खिलाफ उठ खड़े होने की और फिर बलिदान की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी कानून से। एक ऐसा कानून जिसे इतिहास में काला कानून कहा गया। नाम था रॉलेट एक्ट। तो देखिए, बात उस समय की है जब पहला विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था। भारत में ना आज़ादी की लहर एकदम जोरों पर थी। अब जाहिर है ब्रिटिश सरकार इन बढ़ती राष्ट्रवादी एक्टिविटीज से काफ़ी परेशान थी। वो किसी भी कीमत पर इसे कुचलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्हें जवाब मिला रॉलेट एक्ट के रूप में। 18 मार्च 1919 को इसे पास कर दिया गया। यह सर सिडनी रॉलेट की कमेटी की सिफारिशों पर बना था और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, सरकार को बेहिसाब ताकत देना ताकि वो किसी भी तरह के विरोध को आसानी से कुचल सके। और ये कानून कोई मामूली कानून नहीं था, ये बहुत ही कठोर था। जरा सोचिए, पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, बिना कोई मुकदमा चलाए जब तक चाहे जेल में रख सकती थी। अदालतों में कोई जूरी नहीं, और सबसे बड़ी बात, फैसले के खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। मतलब ये तो सीधे सीधे लोगों के अधिकारों पर हमला था। अब जब इतना कठोर कानून आएगा तो रिएक्शन तो होना ही था, है ना? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एक नया रास्ता दिखाया। इस काले कानून के जवाब में गांधी जी ने पूरे देश को सत्याग्रह के लिए बुलाया, मतलब एक शांतिपूर्ण अहिंसक विरोध। और पता है, ये पहली बार था कि पूरा भारत एक साथ, एक आवाज में इतने बड़े लेवल पर किसी कानून का विरोध कर रहा था। ये विरोध की आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी, लेकिन एक शहर था जहां ये तनाव अपने पीक पर पहुंचने वाला था, और वो शहर था अमृतसर। पंजाब और खास तौर पर अमृतसर इस विरोध का एक बड़ा सेंटर बन गया था। अब सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और भी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए, जिससे हुआ ये कि माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। तो हुआ क्या? पहले तो सरकार ने अमृतसर में हर तरह की पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगा दिया। फिर वहां के दो बहुत पॉपुलर लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बस इसी गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने एक शांतिपूर्ण सभा करने का फैसला किया, और वो शांतिपूर्ण सभा वहीं उस भयानक घटना का स्टेज बनी जिसे आज हम सब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिला दी। जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। अब ये कोई खुला मैदान नहीं था। सोचिए, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हो और बाहर निकलने का बस एक पतला सा रास्ता हो। यही बात उस दिन को और भी ज्यादा खौफनाक बनाने वाली थी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, यानी बैसाखी का दिन, पंजाब का बहुत बड़ा त्योहार। तो उस बाग में सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि बहुत से परिवार, बच्चे, बूढ़े सब थे जो बस त्योहार मनाने और मेला देखने आए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आता है इस कहानी का वो किरदार जिसने उस दिन क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के अंदर आया। सबसे पहले उसने बाहर निकलने का वो इकलौता रास्ता बंद करवा दिया ताकि कोई भाग न सके। कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं कहा, और फिर उसने अपने सैनिकों को उस निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। गोलियां चलती रहीं तब तक जब तक कि वो खत्म नहीं हो गई। इस हत्याकांड का जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल कर रख दी। सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 379 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा मानी जाती है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां थीं जो उस दिन ब्रिटिश क्रूरता का शिकार बनी। इसके बाद पूरे देश में गुस्से और दुख की एक लहर दौड़ गई। इसी बर्बरता के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी।
ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप था जिसने दुनिया को ब्रिटिश राज का असली चेहरा दिखा दिया। तो समझिए, इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले तो भारतीयों का ब्रिटिश सरकार के न्याय से भरोसा ही उठ गया। दूसरा, ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी वजह बना। और तीसरा, इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को और भी ज्यादा तेज और मजबूत कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक दमनकारी कानून आया, उसने एक शांतिपूर्ण विरोध को जन्म दिया, और फिर उस विरोध को कुचलने की कोशिश ने एक ऐसे नरसंहार को जन्म दिया जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि कैसे एक बाग में हुई उस त्रासदी ने पूरे देश को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट कर दिया। ये घटना हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आज़ादी की कीमत क्या होती है।